विजय यात्रा तथा सेना व्यवस्था। 4. विजय यात्रा की तैयारी। सर्वा वा हस्वकाला स्युः यातव्या दीर्घा कायगुरुत्वाद्वा वर्षावास परत च। विजय यात्राएं कार्य के कम होने के कारण अल्पकालीन हो सकती हैं। कार्य के अधिक होने के कारण दीर्घकालीन भी हो सकती हैं। कार्य गौरव से कभी कभी वर्षा ऋतु में भी परदेश में ही वास करना पड़ जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा अपने और शत्रु के बल, अबल, शक्ति, देशकाल, यात्रा काल, सेना की उन्नति का समय, पीछे के राजाओं का आक्रमण, जन क्षय, धन व्यय, लाभ हानि, बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों के प्रतिकार आदि पर पूरी तरह विचार करके विजय यात्रा के लिए तैयारी आरंभ करे। विजय यात्रा के समय राजा को उत्साह, प्रभाव, मंत्र तीनों शक्तियों से सुसंपन्न होना चाहिए। कौटिल्याचार्य के मत में राजा को उत्साहयुक्त, शूरवीर, बलवान, रोगरहित, अस्त्र विद्या में कुशल और अपनी सेना का स्वयं नायक होना चाहिए। उसे प्रभावयुक्त, प्रभुत्व शक्ति संपन्न भी होना चाहिए। इस शक्ति द्वारा वो अन्य राजाओं को अपनी सहायता के लिए एकत्र कर सकता है और वीर पुरुषों से धन धान्य इकट्ठा करके उन्हें अपने अधीन रखकर अपना कार्य संपादन कर सकता है। राजा का मंत्र शक्ति संपन्न होना भी आवश्यक है, क्योंकि मंत्र शक्ति द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से शत्रु को वश में किया जा सकता है। विजय यात्रा के समय देश का विचार भी अपेक्षित है। देश सम, पार्वत्य, जल प्रदेश आदि हो सकता है। भिन्न भिन्न देशों में जिस प्रकार अपनी सेना का संचालन हो सके, उसी प्रकार का कर्म करना स्वीकार करना चाहिए। उत्तम देश वही है जहां सेना के व्यायाम, प्रस्थान में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। शीत, उष्ण, वर्षा ये 3 काल विजय यात्रा के हो सकते हैं। इनमें वर्षा काल सेना के बढ़ने के लिए कठिन होता है। शीत में भी कुछ कठिनाई रहती है। उष्णकाल में सेना प्रस्थान सुविधा से हो सकता है, परंतु शक्तिशाली राजा देश तथा काल की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। निम्न स्थल वाली भूमि, वर्षा, सर्दी के काल आदि का वो प्रतिकार कर लेता है। स्थल पर खड़ा हुआ कुत्ता जल के मगरमच्छ को खींच लेता है और दिन के समय कौवा भी उल्लू को मार देता है। शक्तिशाली राजा तो देश काल के इन प्रतिबंधों की मर्यादाओं की सर्वथा अवहेलना करता है और अपने विजय मार्ग पर अग्रसर होता है। साधारणतया विजयीच्छुक राजा शक्ति, देश और काल से समन्वित होकर सेना के तिहाई या चौथाई भाग को राजधानी, पृष्ठभाग और सीमा प्रांतों पर नियुक्त करके अपने विजय के कार्य को सिद्ध करने योग्य कोष और सेना लेकर मार्गशीर्ष के मास में चढ़ाई कर दे। इस समय शत्रु की पुरानी खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी होती है और नवीन संग्रहित नहीं हो पाती। अभी तक दुर्गों की मरम्मत भी नहीं हुई होती। शत्रु का हरा भरा अन्न अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा होता है और हेमंत की अन्नोपति का समय समीप होता है। इस समय शत्रु की धान्य संपत्ति का नाश करना सुविधापूर्ण होता है। चैत मास की चढ़ाई मास में उत्पन्न होने वाले अन्न को नष्ट करने के लिए उत्तम होती है। इस समय शत्रु तृण, काष्ठ और जल से हीन होता है। वर्षा काल में उत्पन्न होने वाले अन्न के नाश के लिए ज्येष्ठ काल की चढ़ाई श्रेष्ठ है। अत्यंत गर्म और थोड़े घास, ईंधन और जल वाले प्रदेश पर हेमंत ऋतु में चढ़ाई करे। बर्फीले और नित्य वर्षा वाले, अगाध जल से भरे रहने वाले घास और वृक्ष के वन से गहन देश में ग्रीष्म ऋतु में चढ़ाई करे। यदि चढ़ाई दीर्घकाल में पूरी होने वाली हो तो उसका प्रारंभ मार्गशीर्ष और पौष के बीच में कर देना चाहिए। मध्यम काल में पूरी होने वाली हो तो चैत्र वैशाख के मध्य में, यही थोड़े काल में पूरी होने वाली हो तो ज्येष्ठ आषाढ़ के बीच में प्रारंभ करनी चाहिए। आचार्य कौटिल्य का मत है कि जब भी विजेता में शक्ति बड़ी चढ़ी हो तभी शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए।
जब भी वो समझे कि मैं चढ़ाई करके एक 8 शक्ति को घटा दूंगा और उसका उच्छेद कर डालूंगा, तभी समय की प्रतीक्षा किए बिना विजेता उस पर चढ़ाई कर दे। अत्यंत गर्म देश में ऊंट आदि वाहनों की सेना से आक्रमण करना उचित है। वहां हाथियों की सेना को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि पानी न मिलने के कारण और समय पर स्नान न करने के कारण हाथी अंधे हो जाते हैं। हाथियों को तो उन्हीं स्थानों पर चढ़ाई के लिए भेजना चाहिए जहां वर्षा हो रही हो अथवा जल की बहुतायत हो। जिस देश में थोड़ी वर्षा होने से कीच गारा थोड़ा होता हो अथवा वर्षा होने पर भी जो देश सूखा रहता हो, उसमें अश्व, रथ, हाथी और पैदल चारों प्रकार की चतुरंगिनी सेना लेकर चढ़ाई करनी उचित है। 2. युद्ध के क्षय, व्यय तथा लाभ का विचार। नक्षत्रमती पृष्ठ बालमर्थो 5 तेवजते अर्थो ह्यूर्थस्थ नक्षत्र की करिष्यन्ति तारका। जो कार्य साधन के समय नक्षत्र या मुहूर्त को बहुत पूछता रहता है, उसकी वाय सिद्ध कभी नहीं होती। कार्य अपना स्वयं नक्षत्र है। बेचारे तारागण क्या कर सकते हैं? विजय यात्रा करते समय राजा शुभ लग्न, मुहूर्त, नक्षत्र आदि की अपेक्षा न करे, परंतु अपने क्षय, व्यय तथा लाभ का विचार अवश्य कर ले और तभी युद्ध के लिए प्रस्थान करे। वीर पुरुषों के नाश को क्षय कहते हैं। विजयीच्छुक राजा सोच ले कि इस विजय यात्रा में अत्यंत अधिक जनशक्ति का नाश तो न हो जाएगा। धन तथा धान्य की हानि को व्यय कहते हैं। राजा विचार कर ले कि इस युद्ध में धन तथा धान्य की अत्यंत हानि तो न हो जाएगी। यदि जन क्षय और धन व्यय होने पर बहुत अधिक लाभ की आशा हो, तो विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर दे। युद्ध से होने वाले लाभ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। शत्रु के कोष, सेना, धान्य संचय, रक्षादुर्ग, खान, द्रव्यवन, ठहरतेवन, सेलूबच, वननिप आदि अनेक पदार्थों की लाभ रूप में प्राप्ति होती है। इनमें जिनकी प्राप्ति सरलता से हो और सरलता से ही जिनकी रक्षा की जा सके, उनका लाभ आदेय लाभ कहलाता है। जिनकी प्राप्ति और रक्षा में अत्यंत कठिनाई आ जाए और शत्रु जिन्हें लौटाकर ले जा सके, उनका लाभ प्रत्यादेय कहलाता है। अधार्मिक राजा से धार्मिक राजा के पास भूमि आदि के आ जाने को प्रसादक लाभ कहते हैं, क्योंकि इससे अपने और पराये सबको प्रसन्नता होती है। इससे विपरीत लाभ प्रकोपक कहलाता है। चढ़ाई करने के साथ ही जो लाभ प्राप्त हो जाता है, उसे हस्वकाल लाभ कहते हैं। जिनमें कम जन क्षय हो उसे तनुष्य, जिसकी प्राप्ति में कम व्यय हो उसे अल्पव्यय, जिसमें अधिक लाभ हो उसे और आगे भी लाभ का अनुबंध जिसमें होता रहे उसे दुर्योदय कहते हैं। जिस लाभ में किसी तरह की बाधा उपस्थित न हो, उसे कल्प कहते हैं। जो लाभ प्रशस्त उपादानों व साधनों से सिद्ध हो उसे धर्म्य कहते हैं। इसी प्रकार जिस लाभ को मिलकर आक्रमण करने से प्राप्त किया गया हो, उसे लाभ कहते हैं। इन सब लाभों का सूक्ष्मतापूर्वक विचार करके ही विजिगीषु राजा यात्रा के लिए प्रस्थान करे। जब दो लाभ समान रूप से प्राप्त हो रहे हों तो राजा विचार कर ले कि किस देश और काल में कौन सा लाभ अधिक हितकर है। कोई लाभ शीघ्र हो जाता है और किसी में देर लगती है। कोई अपने देश के समीप होता है और कोई बहुत दूरी पर मिलता है। कोई तत्काल फलदायी होता है और कोई भविष्य में फल देता है। कोई ठोस होता है और कोई थोथा होता है। कोई लाभ थोड़ा होने पर भी अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार चाह पर दृष्टि डालकर जो अनेक गुणों से युक्त लाभ हो, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लाभ की प्राप्ति में अनेक विघ्न उत्पन्न करने वाली व्यवस्थाएं भी होती हैं, जैसे स्त्री सहवास, क्रोध, व्याकुलता, दया, लज्जा, अनार्य भाव, विश्वासघात आदि, अहंकार, परलोक का ध्यान, दंभ, दीनता, ईर्ष्या, हाथाई वस्तु का तिरस्कार, दुरात्मापन,
अविश्वास, भय, अपमान योग्य पुरुष का अपमान न करना, शीत, उष्ण, वर्षा के सहने की शक्ति का न होना, कार्य के आरंभ में मांगलिक तिथि नक्षत्र आदि का पूछना इत्यादि। विजयीच्छुक राजा इन सब विघ्नों से बचता है और विजय यात्रा द्वारा अधिकतम लाभ को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जो मूर्ख कार्य साधन के समय नक्षत्र व मुहूर्त को बहुत पूछता रहता है, उसकी वह कभी नहीं होती। कार्य अपना स्वयं नक्षत्र है। बेचारे तारागण क्या कर सकते हैं। 3. बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों का विचार। सूची मुखा ह्यन्यथा एति लोक प्रवाद। लोक में कहावत है कि आरंभ में विपत्तियां ही की नोक के बराबर होती हैं, पीछे वे ही विशाल भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। अतः उन्हें शुरू में ही वश में कर लेना चाहिए। विजय यात्रा करने के समय राजा बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों की संभावना पर भी विचार कर ले और उनका प्रतिकार करके ही युद्ध के लिए प्रस्थान करे। यह संभव हो सकता है कि विजय यात्रा के साथ ही राजधानी में उपद्रव पश्चातकोप खड़ा हो जाए। युद्ध में सहस्त्र गुण लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा पीछे के शतांश कोप का शमन करना अधिक आवश्यक है। चढ़ाई तभी आरंभ करनी चाहिए जब इस पश्चातकोप का पूर्णतया प्रतिकार कर दिया गया हो। यदि पीछे से उपद्रव खड़ा हो गया हो तो राजा स्वयं पहुंचकर उनके प्रतिकार के लिए साम, दाम, भेद, दंड उपायों का यथायोग्य प्रयोग करे अथवा सेनापति व राजकुमार को इस प्रयोजन के लिए राजधानी में भेजे। बाह्य तथा आभ्यंतर कोप अधिक चिंताजनक होता है। ये आभ्यंतर कोप अपने राज्य के ही मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज से उठ खड़ा होता है तो अपने विश्वस्त पुरुष राजा के विरुद्ध हो जाते हैं। इस कोप का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये आभ्यंतर कोप राजा के किसी दोष से उत्पन्न हुआ हो तो राजा को उस दोष का परित्याग कर देना चाहिए। यदि मंत्री, पुरोहित आदि का अपना अपराध हो तो दंड द्वारा वश में कर लेना चाहिए। यदि पुरोहित ने बड़ा अपराध किया हो तो भी उसे वध दंड न देकर कैद कर लेना चाहिए अथवा बाहर निकाल देना चाहिए। यदि युवराज ने बहुत बड़ा अपराध किया हो तो उसे बंधन में डाल देना चाहिए। यदि दूसरा गुणवान पुत्र हो तो उसका वध करवा देना चाहिए। इसी तरह और सेनापति को भी यथोचित दंड देना चाहिए। यदि कोई दूसरा पुत्र, भाई या अन्य बंधु बांधव राज्य का लोलुप हो तो उसको किसी पद पर नियुक्त करके शांत कर देना चाहिए। यदि किसी पद के देने में झंझट दिखाई देता हो तो कोई छोटी या बड़ी जागीर देकर उन्हें संतुष्ट कर देना चाहिए। इस तरह उपद्रवकर्ताओं को वश में करके आभ्यंतर का प्रतिकार कर लेना चाहिए। राष्ट्र के प्रधान व्यक्ति अंतपाल, आठविक, जंगल का राजा एवं दंड द्वारा वश में किए गए बाहर के राजा द्वारा खड़ा किया गया उपद्रव बाह्य कोप कहलाता है। इनके उपद्रव के शांत करने का सरल उपाय यह है कि इनको परस्पर लड़ा दिया जाए अथवा क्षत्रियों द्वारा इनमें फूट उत्पन्न करके इन्हें दुर्बल बना दिया जाए। कई बार बाहर के अंतपाल, राष्ट्रमुबर आदि अधिकारी विपत्ति को खड़ा करते हैं और उनके साथ आभ्यंतर मंत्री, पुरोहित आदि उपजाप या षड्यंत्र में मिल जाते हैं। ऐसी विपत्ति को बह्योत्पत्ति आभ्यंतर प्रतिजाप कहते हैं। इसी प्रकार कई बार आभ्यंतर मंत्री आदि तोड़ फोड़ को प्रारंभ करते हैं और बाहर के अंतपाल आदि उनके साथ उस उपजाप में सम्मिलित हो जाते हैं। इस विपत्ति को आभ्यंतरोत्पत्ति, बाह्य प्रतिजाप कहते हैं। इन दोनों प्रकार की विपत्तियों को साम दाम आदि उपायों द्वारा प्रतिकार किया जा सकता है। यदि आभ्यंतर मंत्री, पुरोहित, राजकुमार या सेनापति बाहर के व्यक्तियों से भड़काए जा रहे हों, उन्हें साम दाम से समझाकर या कुछ देकर वश में कर लेना चाहिए और बाहर के लोगों पर तो भेद और दंड, फूट की नीति या वध और बंधन का प्रयोग करना चाहिए।
कोप की अपेक्षा अभयंतर कोप सर्प के भीतर कन हुए कोप के समान भयंकर होता है। अत प्रथम उसी का प्रतिकार करना आवश्यक है। बाह्य तथा अभयंतर दी विपत्तियों का प्रतिकार करने के बाद ही विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। 4. सेना शिविर की योजना तथा सेना प्रस्थान। पार्वत्वा सापसार प्रतिग्रह स्वभूमोपृष्ठत कृत्वा युध्येत निविशेत्वा। विजय यात्रा के लिए उद्यत हुआ राजा सब सामग्री से पूर्ण पार्वत्य अथवा नदी दुर्ग अपनी भूमि पर बनवाकर उनमें निवास करे और युद्ध करने की तैयारी करे। सेना के ठहरने के लिए स्कधावार अथवा सेना शिविर का उचित स्थान पर निर्माण होना चाहिए। वास्तु विद्या में कुशल कारीगर इसकी रचना करें। इसके 4 बड़े द्वार हों, इसमें 6 मार्ग हों, चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा और गहरी खाई हो। परकोटे की बाहर की परिधि में ताक के रखने वाले तथा अग्नि और तुरही बाजे के संकेत से शत्रु के आने की सूचना देने वाले गूढ़ रक्षक पुरुष होने चाहिए। दूसरी परिधि में मौल, भूतक आदि सेना का स्थान तथा अश्व, रथ और सेनापति का भवन होना चाहिए। तीसरी परिधि में हाथी, श्रेणी बल और प्रशास्ता, कंटक शोधनाध्यक्ष का स्थान होना चाहिए। मध्य में राजगृह, राजकोष आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस मार्ग से शत्रु के आने की संभावना हो, उधर बनावटी कुएं खुदवा देने चाहिए और कांटेदार झाड़ियां बिछा देनी चाहिए। सेना शिविर के चारों तरफ दिन रात पहरा होना चाहिए, जिससे शत्रु के गुप्तचरों का भी लान होता रहे। इन पहरा देने वालों को परस्पर लड़ने, सुरा पीने, गोष्ठी करने और जा खेलने की बिल्कुल मनाही होनी चाहिए। शिविर के अंदर आने और बाहर जाने के लिए राजकीय मुहर का प्रयोग होना चाहिए। जो सैनिक अपनी सेना को छोड़कर इधर उधर व्यर्थ पज रहा हो और उनके पास कोई राज्य शासन, सरकारी काम न हो, उसे बंधन में डाल दिया जाए। शिविराध्यक्ष कारीगर और मजदूरों को लेकर मार्गों को साफ कराता रहे और स्थान स्थान पर पानी का भी प्रबंध करे। जब सेना का प्रस्थान प्रारंभ हो, गांव और वन के मार्गों में ठहरने के स्थान पर घास, ईंधन, जल आदि का उचित प्रबंध पहले ही कर दिया जाए। यात्रा में जितनी खान पान और वस्त्र आदि की आवश्यकता हो, उससे दुगुनी सामग्री लेकर चले। यदि सामान ले जाने वाली गाड़ियां न हो तो थोड़ा थोड़ा सामान सैनिकों को ही सौंप दिया जाए या बीच में ठहरने के स्थानों पर उसका संग्रह करा दिया जाए। जब राजा यात्रा आरंभ करे, सबसे आगे 10 सेनापतियों का अधिकारी नायक चले। राजा के इधर उधर पार्श्व में घुड़सवार सेना चले, जो अपने भुजबल से शत्रु के छक्के छुड़ा देने वाली हो। सेना के पिछले भाग में हाथियों की सेना होनी चाहिए। सबसे पीछे अपनी अपनी सेना के साथ उसका सेनापति चले। यदि शत्रु के सामने से आने की संभावना हो तो अपनी सेना को मकर व्यूह रूप में अवस्थित करना चाहिए। यदि शत्रु पीछे से आए तो शकट व्यूह, इधर उधर पार्श्व से आए तो वज व्यूह, यदि चारों ओर से आक्रमण करे तो सर्वतभद्र व्यूह, और यदि किसी एक ओर या संकुचित मार्ग से आक्रमण करे तो सूची व्यूह की रचना करनी चाहिए। यदि सेना को ले जाने के 2 मार्ग हों, अपनी भूमि और शत्रु की भूमि, तो सेना को अपनी भूमि से ही ले जाना चाहिए। सेना का 1 योजन चलना अधम, 1.5 योजन चलना मध्यम और 2 योजन चलना उत्तम कहता है। सेना नदी को पार करने के लिए हाथी, पुल, नौक, काष्ठ के बेड़े, चमड़े की मशक आदि साधनों का प्रयोग करे। यदि पार के घाटों को शत्रु ने रोक रखा हो, तो हाथी और अश्वों से रात्रि के समय किसी अन्य मार्ग से सेना को पार उतार दे। जल रहित प्रदेश से यात्रा के समय गाड़ी या चौपायों पर मार्ग की आवश्यकता के अनुसार जल को भी साथ ले जाए। जब सेना चली जा रही हो और वन में लंबे मार्ग आ रहे हों, जल न मिलता हो, घास ईंधन दुष्प्राय हो, मार्ग कठिनाई से कट रहा हो,
सेना बार बार की चढ़ाई से थक चुकी हो, पूपास से 80.3 ल हो रही हो अथवा किसी रोग के फैल जाने से पीड़ित हो रही हो, सेना के ऐसे कष्टों के समय राजा अपनी सेना की ध्यान से रक्षा करे। यदि शत्रु सेना इन्हीं कष्टों में फंसी हुई हो तो तत्काल उस पर आक्रमण कर दे। जब बंदराहू तंग मार्ग से गमन कर रहा हो, उस समय राजा की सेना के पुरुष जाते हुए वाहन, सामग्री, शथैया, ध्वजा और शस्त्रों की गणना आदि से शत्रु की सेना के बल का पता लगाए और अपनी सेना के इन साधनों का यथाशक्ति पता न लगने दे। इस प्रकार चुत और सावधान होकर विजय यात्रा करता हुआ 3 कक विजय प्राप्त कर लेता है। सेना का सुसंगठन करके और बाह्य एवं आभ्यंतर का प्रतिकार करके जो राजा विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करता है, वो अवश्यमेव सिद्धि को प्राप्त करता है। 5. अश्व, हस्ती, रथ, पदाति सेनाओं के काम, गवाश्व व्यायोगन, रथेश्व पहमोनृप, खरोष्ट्रष्कटाना वा, गर्भम पज्जस तथा। जिस राजा के पास घोड़े कम हों, वो घोड़ों के साथ बैलों को रथ में जोड़ दे। इसी प्री पा के पास हाथी कम हो, वो उनकी कमी गधे, ऊंट और गाड़ियों से पूरी कर ले। विजिगिया र सेना के 4 मुख्य अंग हैं, अश्व, हस्ती, रथ और पदाति। विजिगीपु राजा इन चारों अंगों को ओन करके विजय यात्रा के लिए निकले। इनमें अश्व सेना का काम है शी के लिए उचित भूमि का ढूंढना, विषम स्थानों को पार करना, युद्ध सामग्री ले जाना, शत्रुसेना से लड़ना, अपनी सेना की रक्षा करना, भागी हुई सेना का पीछा करना, शत्रु के को छीनना इत्यादि। अश्व सेना के लिए वो भूमि अधिक उपयोगी होती है जिसमें कंकर, दलदल, कीचड़ आदि न हो। हस्ती सेना का काम है अपनी सेना के आगे चलना, नए मार्ग, निवास स्थान, जल मार्ग बनाना, शत्रुओं को पीछे हटाना, जल को पार करना, शत्रु सेना के आक्रमण करने पर पंक्ति बांधकर खड़े होना, घने जंगल में घुस जाना, आग बुझाना, शत्रु सेना को तितर बितर करना, शत्रु सेना को कुचलना, शत्रु के ऊंचे ऊंचे द्वार अटारियों को तोड़ना, शत्रु के कोष को लाद ले जाना दवादी, बलि, कीचड़, पानी, घास, बल आदि से युक्त, कांटों से रहित, वृक्ष की शाखाओं से न हुई भूमि हस्ती सेना के संचालन के लिए उत्तम मानी जाती है। रथ सेना का काम है अपनी सेना की रक्षा, शत्रु की चतुरंगिनी सेना को रोकना, संग्राम में शत्रु के वीरों को पकड़ना, अपने वीरों को छुड़ाना, अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करना, शत्रु की सेना को बिखेरना, अपना महत्व दिखाना और भयंकर शोर करना इत्यादि। खड्डों से रहित समतल, वृक्ष, झाड़ू आदि से शून्य, जलाशय से युक्त, खेत क्यार से हीन भूमि रथ सेना के लिए उपयोगी है। पैदल सेना का काम है विजित देश को वश में करना, विजय को सुदृढ़ बनाना, अपने राजा के प्रभाव को स्थापित करना और उसके शासन को जमाना इत्यादि। न बहुत ऊंची नीची, कांटों से रहित, यातायात साधनों से युक्त भूमि सेना के लिए उत्तम मानी जाती है। इन चारों अंगों के अतिरिक्त सेना का एक अन्य अंग भी युद्ध में साथ जाना आवश्यक है, जिसे विष्टि कहा जाता है। इसका काम खेमे तंबू आदि का प्रबंध करना, मार्ग में पुल, घाट, कुएं आदि बनवाना, घास आदि उखाड़कर रास्ता साफ करना, यंत्र, हथियार, कवच तथा अन्य प्रकार का युद्ध उपयोगी सामान एकत्र करना, सेना के लिए अन्न संग्रह करना, हम के शस्त्र अस्त्र आदि इकट्ठा करना, अश्व सेना के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाना इत्यादि है। शक्तिशाली सेना ही राजाओं की संपत्ति मानी गई है। सेना में कुलक्रमागत सैनिक सारभूत माने गए हैं। अश्व और हस्ती सेना में वे ही घोड़े व हाथी सारभूत तथा उत्तम माने जाते हैं जो अच्छी नस्ल के हों, ऊंचे कद के हों, वेगवान और पराक्रमी हों, सवार,
के इशारे को समझते हों और शुभ लक्षणों तथा चेष्टाओं से युक्त हो। मुख्यतया वो अश्व युद्ध कहाता है जिसमें घोड़ों द्वारा अपनी सेना आदि से शत्रु सेना पर झपट्टा मारा जाए, शत्रु की सेना पर चारों ओर से प्रहार किया जाए, शत्रु सेना के बीच में घुसकर उसे मत दिया जाए, भागती हुई शत्रु सेना का पीछा किया जाए और युद्ध के मैदान को एक पू से खाली कर दिया जाए। हस्ती युद्ध वो है, पक्ष, कक्ष और मध्य में खड़ी हुई सेना को झपटकर मर्दन किया जाए अथवा सोई हुई शत्रु सेना को पैरों तले रौंद दिया जाए। अपनी भूमि में शत्रु पर आक्रमण करना या पीछे हटना अथवा ठहरकर युद्ध करते रहना रथ युद्ध है। पत्ती युद्ध आमने सामने की दो पैदल सेनाओं में होता है और उससे युद्ध के विजय या पराजय का अंतिम निर्णय होता है। इसी पत्ती युद्ध से अपने तथा शत्रु के बल का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है। 6. विजय तथा पराजय। यत्प्रसह्य हरेण्य का हाय थने 4 ऋक्षित स्वदेह न धन का ह्युनित्य धने दया। पराजय प्राप्त होने की अवस्था में राजा अपने आक्रमणकारी को जो वस्तु व बलपूर्वक हरण करना चाहे वो स्वयं उसे तरीके से दे दे। इस तरह वो अपने शरीर की रक्षा कर ले। धन व अन्य पदार्थ तो नाशवान है, उनकी रक्षा करते करते अपने शरीर को खो देना बुद्धिमत्ता नहीं है। शरीर रहने पर धन पीछे भी एकत्र हो सकता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप विजय अथवा पराजय दोनों ही हो सकते हैं। भारद्वाज मुनि का कथन है कि यदि राजा अपने को निर्बल देखे तो बलवान आक्रमणकारी के सम्मुख बेंत की तरह झुक जाए, क्योंकि जो बलवान के सामने झुकता है वो तो इंद्र के सम्मुख झुक रहा है, एक प्रकार का इंद्र है। परंतु आचार्य विशालाक्ष का मत है कि सारी सेनाओं का बल लगाकर भी निर्बल लड़ता रहे, पराक्रम ही विपत्ति का नाश करता है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। युद्ध में जय व पराजय एक तो होती ही है। आचार्य कौटिल्य इन दोनों मतों को नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब सब कामों में निर्बल को झुकना पड़ा तो कुर्बानी के मेंढे के समान वो अपने जीवन से भी निराश हो जाएगा। यदि वो यह थोड़ी सेना लेकर युद्ध में कूद पड़ेगा तो बिना नौक के समुद्र में कूदने के तुल्य वो डूब जाएगा। अत निर्बल राजा को उचित है कि वह शक्तिशाली राजा का आश्रय ले या किसी अविशुद्ध दुर्ग में बैठकर अपने विजयी होने की बुद्धिमत्ता से चेष्टा करे। विजय 3 प्रकार की होती है। लोभ विजय, जिसमें आक्रांता लूटमार की दृष्टि से किसी देश पर आक्रमण करता है और विजय के बाद प्राप्त की हुई संपत्ति एवं भूमि से संतुष्ट हो जाता है। दिविजय, जिसमें विजेता की संतुष्टि शत्रुओं को मारने तथा संहार करने में। 3. धर्म विजय, जिसमें प्रति संबंध स्थापित करके अन्य राज्यों को अपने प्रभाव में लाया जाता है और इतने मात्र से संतोष किया जाता है कि उन राज्यों के राजा लोग विजेता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। निर्बल राजा धार्मिक विजेता के सम्मुख अवश्य प्रणिपावृत्ति को धारण करे और झुककर अपनी रक्षा कर ले। लोभी विजेता को भूमि देकर संतुष्ट कर दे और आसुर विजेता से दूत भेजकर संधि कर लेने की चेष्टा करे। यदि आसुर विजेता सेना की संधि करना चाहे तो उसको निर्बल हाथी अश्व दे दे या उन्हें ऐसा विष खिला दे कि थोड़े दिन में ही वहां जाकर मर जाएं। यदि वो संधि करना चाहे तो भीतर से बिगड़े हुए वो शत्रु व जंगली सेना को, जिसमें से अपने पुरुष घुसे हुए हों, उसके सुपुर्द कर दे। वे वहां ऐसा उपाय करें जिससे दोनों का नाश हो जाए। यदि विजेता कोष धन लेकर संधि करे तो उसे इतनी कीमती सार वस्तु दे कि जिससे उसे खरीदने वाला न मिले अथवा ऐसी धातु की चीजें दे जो युद्ध में काम न आ सकें। यदि बलवान शत्रु किसी तरह भी न माने तो केवल अपनी राजधानी बचाकर उसे सब कुछ भी देकर संधि कर ले। इस तरह संधि द्वारा राजा अपने शरीर की रक्षा करके अपने बलवान शत्रु को
पराजित करने के लिए बल का संग्रह करता रहे।